चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है विजयनगर और बहमनी के ऊपर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि विजयनगर चोल एम्पायर वह किस तरह से महत्वपूर्ण है हमारे पूरे सिस्टम के लिए। मेंस का सवाल क्या हो सकता है हम वो देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट मे बी द क्वेश्चन ऑफ द मेंस फॉर द विजयनगर एंड द चोल एम्पायर। देखिए, अगर हम विजयनगर और चोल एम्पायर को समझने की कोशिश करें तो विजयनगर और चोल एम्पायर में खास बात क्या है, हम पहले विजयनगर से समझने का प्रयास करते हैं। विजयनगर रूलर्स ने तमिल फ्यूडल कैरेक्टर को चेंज किया और फ्यूडलिज्म से तमिल जो फ्यूडलिज्म है उसका क्या संबंध है विजयनगर एम्पायर के पूरे सिस्टम के साथ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, जो विजयनगर साम्राज्य था वह साम्राज्य किस तरह का था। What was the nature of विजयनगर साम्राज्य और विजयनगर चोल क्या संबंध है। हम विजयनगर साम्राज्य की और चोल साम्राज्य की उस संरचना को समझने की कोशिश करते हैं जिसने पूरे दक्षिण भारत को What was the role of the temples in the economy? अब देखिए, यह समझिए क्या राम मंदिर के मामले में एक बात कही जा रही है कि अर्थव्यवस्था में टेम्पल का अच्छा खासा स्थान है कि जो टेम्पल है उसने अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा रोल प्ले किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विजयनगर साम्राज्य के साथ कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं थी। पहली बात, विजयनगर साम्राज्य में तीन चीज, दास प्रथा, दास, स्त्रियों की स्थिति, जो विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा थी, स्त्रियों की स्थिति थी, सती प्रथा थी। यह तीन महत्वपूर्ण विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम समझते हैं। देखिए, मेंस के सवाल में लिखना सिंपली होता है, बहुत ज्यादा लिखने का स्कोप होता नहीं है, 150 या 250 वर्ड्स में। तो अगर आपके पास 4 से 5 पॉइंट स्ट्रांग आ गए, अगर आप बस 4 से 5 पॉइंट स्ट्रांग आ गए तो आपका काम अच्छा खासा हो गया। अब चलिए विजयनगर साम्राज्य में स्थितियों की स्थिति। पहली बात, पहला पॉइंट क्या हो गया, हे थी, भोग की वस्तु समझा जाता था। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति हे थी और उनको भोग की वस्तु समझा जाता था। लेकिन जो उनको लोक भाषाओं के अतिरिक्त, दूसरा पॉइंट शिक्षा, लोक भाषा, संस्कृत, दोनों की शिक्षा देने का प्रयास किया जाता था। लेकिन किसको किया जाता था, अगर इसको हम ध्यान देने की कोशिश करें तो वह उनको कन्याएं थी, उनको इसमें शिक्षा देने का प्रयास कर। तीसरा, माता पिता का नियंत्रण, they are under control of the parents for the most of the works done by them. चौथा, साहित्यिक क्षेत्र में उनका योगदान नगण्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्यिक क्षेत्र में
साहित्यिक क्षेत्र में योगदान नगण्य नहीं था। पांचवा, संगीत नृत्य, संगीत और म्यूजिक और डांस की शिक्षा उनको प्रदान की जाती थी। अब छठा सवाल आपके प्री से आ गया, राजप्रसाद में रहने वाली, जो अभी प्री में सवाल आया था, राजप्रसाद में रहने वाली जो महिलाएं थी उनको ज्योतिष, अकाउंटेंसी, अंगरक्षिका, नृत्य, संगीत, इन सब में उनको महारत हासिल होती। भविष्यवक्ता, ये सारे कार्यकलापों को वह किया करती थी। और गणिकाओं का उल्लेख प्राप्त होता है राजा सामंत उनसे संबंध रखते थे। इससे ज्यादा लिखने का स्कोप नहीं आपके पास, इससे ज्यादा लिखने का कोई स्कोप आपके पास नहीं है। अब देखिए अगला चीज क्या है, क्योंकि आपका सवाल यही नहीं रुक रहा है, अब आपका सवाल इसके आगे भी बढ़ रहा है कि सती प्रथा, सती प्रथा कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसके जो अगर आपको ये याद आ जाए 1354 का अभिलेख माला गौड़ा, 1354 माला गौड़ा, 1354 में माला गौड़ा नाम की महिला का जिक्र मिलता है, जिस महिला ने अपने आप को सती किया था। मुक्ति का प्रतीक, सती क्यों थे? मुक्ति का प्रतीक। सती होने का क्या कारण था? यह मुक्ति का प्रतीक माना जाता था। यह जो प्रथा थी लिंगायतों, चट्टियों, ब्राह्मणों, लिंगायतों, चट्टियों, ब्राह्मणों में मशहूर थी। इट वॉज प्रिविलेंट इन द लिंगायत, चेट्टियर और ब्राह्मण। यह प्रथा सैद्धांतिक रूप से प्रचलित नहीं थी। बस हो गया काम खत्म। सैद्धांतिक रूप से प्रचलित नहीं थी लेकिन सम्मानित थी। बस सफिशिएंट है, इसके बियॉन्ड कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह से इसके आगे कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। विधवा विवाह, अब आ जाओ विधवा विवाह। विधवा विवाह करने वाले युगल विवाह कर से मुक्त थे। मतलब क्या हो गया? व्हाट डज इट मीन? कि राज्य विधवा विवाह को स्वीकार करता था। गॉट इट? बड़ी सिंपल सी कहानी आपके सामने आ रही है कि हमारे पास जो सवाल आ रहा है, हाउ आई विल एबल टू हैंडल दिस क्वेश्चन, मैं इस सवाल को कैसे आंसर करें। तो हमने क्या एक आंसर करने की कोशिश की। आप अगर मान लीजिए सवाल यह आता है कि इन विदेशी लोगों के आधार पर आप विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक सामाजिक स्थिति का विवरण दीजिए, यही उत्तर होगा। मोर और लेस यही बात सबने कही हुई है, मोर और लेस यही बात सबने कही हुई है।
तो आपने, अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट साफ हो गया कि विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति क्या थी, आपने एक बहुत बड़ा काम आराम से कर लिया। किसी को कंफ्यूजन है? बोलिए, यस और नो। आर्थिक ढांचा, आप जाइए पेज नंबर 297, रोमला थापर लिखिए, पेज नंबर 297 रोमला थापर। यह अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। जो साउथ इंडिया के बारे में बात करता है वह पेज 297 जिस तरह की बात करता है उसको आप कंपेयर करिए परमानेंट सेटलमेंट, ब्रिटिश के परमानेंट सेटलमेंट से। अगर आपको उस समय की आर्थिक ढांचे में विजयनगर की कर प्रणाली में लिखना है तो आप सीधा पेज 297 रोमना थापर को ओपन करिए, सीधा देखिए। बहुत ज्यादा पढ़ने की मेंस में जरूरत नहीं है, जरूरत है स्ट्रेटजी से पढ़ने की, जरूरत है क्वेश्चन से पढ़ने की। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे यह किसी भी हालात में एग्जाम नहीं हो सकता है। जो किताबों से एक्सट्रैक्ट निकाला जा रहा है उसी को आप पढ़ने की कोशिश करें। तो आप देखिए क्या बोलता है वह, जो विजयनगर के आर्थिक ढांचे पे नूनिस की टिप्पणी है। नूनिस, यह सवाल आने की संभावना बहुत है। नूनिस की टिप्पणी है, द नूनिस हैज कमेंटेड कि किस तरह से विजयनगर साम्राज्य का आर्थिक ढांचा था। वो बोलता क्या है कि इस जो राजा थे वह सरदारों को वेतन देते थे। राजा के पास कितने सैनिक थे? ये सरदार लगान दाताओं के सदृश थे जिनके पास समस्त भूमि राजा की आज्ञा से थी। वो राजा को हर साल कर देते थे, वह वेतन देते थे, उन्हें दरबार में उपस्थित होना पड़ता था और अगर उन्होंने राजा की आज्ञा को नहीं माना उनकी रियासतें जब्त हो जाती थी। और वह लगान देते थे और 9/10 और 1/10, 9/10 और 1/10। अगर आप परमानेंट सेटलमेंट पढ़े आपको सेम फिगर दिखती है, सेम फिगर आपको दिखती है कि वह जो कहते हैं जो वह समस्त भूमि राजा को होती थी वह सरदारों को देता था, वह इसे कृषकों को देते थे जो अपने स्वामी को 9/10 भाग देते थे। उनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी क्योंकि सारा राजा ही राजा होता था और सैनिकों का सारा भार सरदारों पर पड़ता था। तो अगर आप देखें तो विजयनगर साम्राज्य के आर्थिक ढांचे के बारे में यह नूनिस की टिप्पणी बताती है। ये 4-5 चीज क्या बताती है? राजा भूमि का मालिक हुआ करता था। अगर आप परमानेंट सेटलमेंट और ब्रिटिश एम्पायर पढ़ें आपको ऐसे ही चीज दिखाई पड़ती है। वह किसानों से 9/10 कर लेते थे। वह जो किसानों से कर लेते थे वह कृषकों जो वह कर लेते थे उस कर में समझ भूमि राजा की होती थी जो वह सरदारों को देता था, वह इसे कृषक देते थे जो अपने स्वामी को 9/10 भाग देते थे। उनके पास अपनी कोई भूमि नहीं होती क्योंकि सारा राजा होता था। अब उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान का ठेका, उच्चतम बोली, हाईएस्ट बिडर, if you go the permanent settlement this came कि जो हाईएस्ट बिडर थे उनको वह दिया करते थे कि लगान कितना दे। उसको चेंज कर क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट के। अगर आप ब्रिटिश एम्पायर को देखें तो ब्रिटिश एम्पायर परमानेंट सेटलमेंट के पहले क्या था, हाईएस्ट बिडिंग किया करता था। नाउ यू गो टू द एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का लैंड रेवेन्यू का चैप्टर खोलिएगा और आप कंपेयर करिएगा कि विजयनगर साम्राज्य में और ब्रिटिश साम्राज्य के लैंड रेवेन्यू में क्या कंपैरिजन है। गॉट इट? अब इसके बाद हम आगे आते हैं
विजयनगर प्रशासन के अर्थव्यवस्था पे। विजयनगर प्रशासन की अर्थव्यवस्था में क्या क्या खास बात थी? पहली बात क्या थी? जो जो विजयनगर साम्राज्य में अधिकांश जनसंख्या जो कृषि पर आश्रित, लेकिन विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर युग में ग्रामों की संख्या काफी बढ़ गई। अब यहां चोल और विजयनगर की तुलना करिए। यू कंपेयर द चोल एंड विजयनगर। जो विजयनगर का साम्राज्य था, विजयनगर के युग में गांवों की संख्या काफी बढ़ गई थी, और चोल युग की तुलना में जो विजयनगर काल था, कृषि जन्य अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन, कृषि अर्थ एग्रीकल्चर सेक्टर में now we start differentiating between Vijayanagar and Chol Empire. Just try to understand how there was a diversion between Chol and Vijayanagar Empire. जहां भी कंपैरेटिव स्टडी आती है, वह सवाल आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य में चोल साम्राज्य की तुलना में क्या फर्क आ रहा है, यह हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात क्या हो गई? जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उसमें फर्क आया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में एक मेजर डिफरेंस हमको दिखाई देता है। क्या फर्क आया? जो चोल काल का जो नाडु था, घटकर ग्राम के रूप में नाडु घटकर ग्राम हो गया, विलेज। पहला क्या चेंज आया कि विजय जो चोल काल का नाडु था, वो घटकर ग्राम के रूप में हमारे सामने आने लग गया। एक छोटी, दूसरा क्या हुआ? दक्षिण भारत के जो अधिकांश ग्रामीण भाग में तेलुगु और दूसरे बाहरी लोगों का भू स्वामित्व विस्तार हुआ, और कृषि उत्पादन के विकास में सहयोग प्राप्त हुआ। बाहरी लोगों का प्रवेश, आप ऐसे लिखिए पॉइंट नंबर 2, बाहरी लोगों का प्रवेश और उत्पादन में विस्तार। The outsiders have entered। जो विजयनगर साम्राज्य था, उसके उस साम्राज्य में तेलुगु और दूसरे जो बाहरी लोग थे, उनका भू स्वामित्व में, जो वहां का भू स्वामित्व था, जो वहां पर लैंड ओनरशिप थी, लैंड ओनरशिप, लैंड ओनरशिप में बाहरी लोगों का प्रवेश हो गया, बाहरी लोग उसमें आने लग गए। और बाहरी लोगों से आने से क्या फर्क पड़ा? कृषि उत्पादन में सहयोग प्राप्त हुआ, और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई, और जो लोग इसमें सपोर्ट कर रहे थे, उनको अतिरिक्त उत्पादन हिस्सा दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में मंदिरों की भूमिका। कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में the role of the temple in the agriculture of that era। तो जो कृषि अवस्था का विस्तार था, उसमें मंदिरों की भूमिका हमको साफ दिखाई पड़ने लग गई। अब उसमें होना क्या लग गया कि जो जो उस समय विजयनगर का युग था, उसमें जो कृषि योग्य भूमि थी, उसका बहुत विस्तार हुआ, और बंजर और जंगली भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। तो क्या है? कृषि योग्य भूमि का विस्तार,
कृषि योग्य का विस्तार, बंजर जंगली भूमि कृषि योग्य बनाई गई। Got it? Any problem? अब जो लैंड टेन्योर थी, उस लैंड टेन्योर में बहुत व्यापक परिवर्तन आया। भूधारण पद्धति या लैंड टेन्योर, आप चाहे इसको लैंड टेन्योर कहें या भूधारण पद्धति। जो भूधारण पद्धति या लैंड टेन्योर था, इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन मिलता है। जिन ग्रामों का भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण था, उन्हें भंडारवाद ग्राम कहा गया और इन ग्रामों के किसान राज्य को कर देते थे। उसके अलावा मंदिरों को दान दिया गया। ब्रह्मदेव, देवदेव, मठापुर और मंदिर को भूमि दान दी गई, जिसको ब्रह्मदेव या देवदेव कहा गया। अब इससे फर्क क्या आ रहा है? जो मंदिरों को भूमि दान में दी गई, उससे फर्क क्या आने लग गया? और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण लैंड टेन्योर थी, नायंकर व्यवस्था। नायंकर व्यवस्था विल डिस्कस इन डिटेल नायंकर व्यवस्था, जस्ट वेट फॉर ए फ्यू मिनट। तो एक जो उनकी नायंकार व्यवस्था थी, वो हमारे सामने आती है। यह नायंकार व्यवस्था थी क्या? यह नायंकार व्यवस्था सैनिक और असैनिक जो अधिकारी थे, उनको भूमि देती थी। अब इसको कंपेयर करिएगा किससे? मनसबदारी, जागीरदारी से। मैं एक काम आप पे छोड़ दे रहा हूं, अगर आप नहीं कर पाओगे मैं कर दूंगा। मनसबदारी, जागीरदारी। इक्ता सल्तनत काल की है, मनसबदारी जागीरदारी मुगल काल की है। मुगल विजयनगर साम्राज्य की नायंकार व्यवस्था का कंपैरिजन आप इक्ता, मनसबदारी, जागीरदारी तीनों को समझकर एक आप 100 शब्द का नोट बनाने की कोशिश करिए। अगर आपसे नहीं बनेगा, देन यू टेल मी। गॉट इट? जो नायंकार व्यवस्था थी, इस व्यवस्था का जो मूल रूप क्या था? इसमें जो विजयनगर जो उस साम्राज्य के जो सैनिक और असैनिक अधिकारी थे, उनको उनकी सेवाओं के लिए लैंड देते थे। लैंड, जमीन देते थे। जो उस समय के जो अधिकारी थे, उनकी सेवाओं के लिए उनको लैंड दिया जाता था, और जो लैंड देते थे उसको हम अमरम कहते थे। अब इस अमरम को भी आप इक्ता, जागीरदारी, मनसबदारी से कंपेयर करिएगा। मैं जानबूझकर ज्यादा लिख रहा हूं ताकि आप कर सकें। अब इसको कंपेयर करिएगा नायंकार व्यवस्था को इक्ता व्यवस्था से, जागीरदारी मनसबदारी व्यवस्था से। तो जो यह लैंड देते थे, अब लोग का नायंकार व्यवस्था में जो सैनिकों को जमीन, जो उसको अमरम कहते थे, द लैंड विच यूज टू गिव द किंग टू द नायंकार्स विच कॉल्ड द अमरम, उसको अमरम जमीन कहा जाता था। और यह नायंकार व्यवस्था मध्यकाल के सामंतवाद से मिलती थी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्थ इंडिया फ्यूडलिज्म एंड यूरोपियन फ्यूडलिज्म। सवाल क्या हो गया? जो मध्यकाल की सामंतवादी व्यवस्था थी, जो उत्तर भारत में बहुत मशहूर थी, उसका इस नायंकार व्यवस्था से क्या संबंध था? क्या साम्यता थी और असाम्य थी? एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नायंकार व्यवस्था एंड द यूरोपियन फ्यूडलिज्म? आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल आप लोग तैयार करिएगा, नहीं वो मैं सब आंसर करूंगा, डोंट वरी।
अब यह जो व्यवस्था थी, अगर हम इस नायंकार व्यवस्था को अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, अपना काम खत्म कर देते हैं। चोल युग और विजयनगर युग के राष्ट्र, अब अगर हम चोल विजयनगर, इसके बीच का जो सबसे बड़ा, इस लाइन को आप याद करिए, इनके बीच का जो फर्क है वह यही नायंकार व्यवस्था है। इसको भी याद करिए। विजयनगर और चोल राज्यों के बीच में जो ये फर्क है, इस फर्क में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यही नायंकार व्यवस्था है। इसको आप इतना पक्का याद करिए कि कहीं चोल विजयनगर की चीज आती है, इसको लिखना ही लिखना है। पहला मैंने जो 3 पॉइंट लिखाया कि विजयनगर में और चोल काल में क्या फर्क आया था। उनका नाडू घट गया था, ग्राम प्रशासन कम हो गया था, और सेम वे विजयनगर और चोल के बीच जो सबसे बड़ा फर्क था, उस फर्क में यह नायंकार व्यवस्था थी। यह जो तमिल प्रदेश के जो अधिकांश भूमि को, जो भूमि थी, उस भूमि को उसको कहते थे अमरम। अमरम, इस अमरम भूमि को हम बांट देते थे नायकों के बीच में। वी डिस्ट्रीब्यूट नायंकार, इन नायंकार के बीच में हम वह अमरम भूमि को बांट देते थे। अब इस अमरम भूमि का जो उपभोग करते थे, इस अब अमरम भूमि का उपयोग रहा है, 2 दायित्व थे। दे हैव 2 रिस्पांसिबिलिटीज फॉर यूटिलाइजिंग दिस अमरम लैंड। व्हाट आर दीज 2 रिस्पांसिबिलिटीज? पहला, सेंट्रल ट्रेजरी में पैसा जमा करना। जो केंद्रीय राजस्व था, जो सरकारी खजाना था, उसमें पैसा जमा करना। दूसरा, जो इससे आय होती थी, जो इस भूमि से आय होती थी, दूसरा जो इस भूमि से आय होती थी, उससे वह एक सेना रखते थे। They used to have an army out of the profit earned by these अमरम लैंड। 2 काम इनको करना पड़ता था। जो यह अपने नायंकार व्यवस्था थी, अगर हम इसको और समझने की कोशिश करें, तो यह नायंकार व्यवस्था प्रांतीय व्यवस्था से अलग थी। जो ये नायक थे, अपनी अमरम भूमि में शांति और सुरक्षा बनाए रखने और अपराधों को रोकने का दायित्व भी वहन करते थे। अब इन्होंने अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होते थे। ये अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था के जिम्मेदार होते थे और उस शांति व्यवस्था का खर्चा वहन करते थे। और अगर उनके अधिकार क्षेत्र में कोई घटना हो जाए तो वह क्षतिपूर्ति करते थे, कंपनसेशन देते थे। इफ देयर इज एनी इवेंट ऑफ द डकैती एट द थेफ्ट, these नायंकार आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे हैव टू पे फॉर इट। वह उसके लिए पेमेंट किया करते थे। जो नायंकार व्यवस्था का प्रांतीय शासन व्यवस्था के संबंध में कुछ उल्लेख मिलता है। लेकिन अब एक और करते हैं, नायक की स्थिति और प्रांतीय गवर्नर। देखिए 2 पैरेलल थी, नायक और प्रांतीय गवर्नर। नायक और प्रांतीय गवर्नर। एक सवाल ये भी हो गया कि विजयनगर साम्राज्य की नायंकार व्यवस्था और प्रांतीय गवर्नर में किस तरह का संबंध था? पहली बात, प्रांतीय गवर्नर राजा का प्रतिनिधि होता था और नायक एक केवल सैनिक सामंत। ये राजा का प्रतिनिधि, यह एक सैनिक सामंत। इट इज जस्ट ए मिलिट्री फ्यूडल, सैनिक सामंत। दूसरा, पहला पॉइंट क्या है? वो राजा का प्रतिनिधि होता था, यह एक सैनिक सामंत होता था। गवर्नर की तुलना में यह अधिक स्वतंत्र, यह
अधिक स्वतंत्र होता था। He has the more independence. इसकी तुलना में इसके पास स्वतंत्रता अधिक हुआ करती थी, यह अधिक स्वतंत्र हुआ करता था। और जो राजा है इस क्षेत्र में हस्तक्षेप कम करता था, हस्तक्षेप कम करता था। राजा यहां पर हस्तक्षेप कम किया करता था, लेकिन गवर्नर की तुलना में इसका उत्तरदायित्व तो अधिक होता था। He has more responsibility. यह केंद्रीय खजाने में पैसा जमा करता था, यह राजा के लिए सेना रखता था और अपने इलाकों की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हुआ करता था। गवर्नर को प्रायः दंडनायक कहा जाता था, अधिकांशतः वो ब्राह्मण हुआ करते थे। गवर्नर क्या थे? यह दंडनायक थे, दंडनायक थे, अधिकांश ब्राह्मण थे। दे आर मेजॉरिटी द ब्राह्मण्स, इनको दंड नायक कहा जाता था। लेकिन ब्राह्मण नायक होने के दृष्टांत कम है। नायक ब्राह्मण हो, नायक ब्राह्मण कम देखे गए। ब्राह्मण नायक हमको कम देखने को प्राप्त होते हैं। जो प्रांतीय गवर्नर द्वारा अपने जो इनका जो पद था, इनका पद आनुवंशिक नहीं था, इनका आनुवंशिक होने लगा, हेरिडिटी। इनका पद आनुवंशिक बना लेने का कोई इनका धीरे धीरे होने लगा। यह जो अगर हम पूरी व्यवस्था को देखें तो जो मध्यकालीन सामंतवाद है उसकी याद दिलाते हैं, लेकिन नायंकार व्यवस्था की यूरोपीय सामंतवाद से तुलना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कोई एग्रीमेंट नहीं होता था, यूरोपीय सामंतवाद से तुलना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यूरोपीय सामंतवाद में एक एग्रीमेंट होता था, यहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ करता था। अब जरा हम इनका स्थानीय शासन देखते हैं। यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को बताइए? नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं हम नायका से हम दूसरी व्यवस्था है आयंगार व्यवस्था। नायंकार बाद आयंगार भी देख लेते, देन विल कम ऑन द आयंगार। अब जो आयंगार व्यवस्था थी, नायंकार की तरह जो आयगार व्यवस्था थी वह बहुत खास बात थी। उसमें क्या थी? प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र शासन के रूप में गठित किया। जो आयगार आएगा, प्रत्येक गांव स्वतंत्र शासन, प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र शासन के रूप में संगठित किया गया और इस ग्रामीण इकाई पर शासन 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया, 12 को नियुक्त किया गया। 12 person has been appointed to look after it। और ये 12 अधिकारियों को इनको आयगार कहा गया। इनको क्या कहा गया? आयगार। इनको आयगार, जो 12 आदमी थे, दे हैव बीन कॉल्ड एज आयगार। और इन आयगारों के पद आनुवंशिक होते थे। इनके पद क्या थे? आनुवंशिक होते थे। इनके पद जो थे वो आनुवंशिक होते थे और ये पद खरीद बेच सकते थे, पद को
खरीद बेच सकते थे। दे कैन बाय एंड सेल ऑफ दीज पोस्ट, अपने को बेच सकते थे और उन्हें वेतन के बदले लगान और कर मुक्त भूमि मिलती थी। वेतन ही मिलता था, बदले कर मुक्त भूमि, वेतन के बदले उनको कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। अपने एरिया में शांति और सुरक्षा का ध्यान रखते थे। अब देखिए, अगर आप चोल और विजयनगर काल की तुलना करेंगे तो आयगार व्यवस्था से आप स्टैब्लिश करेंगे कैसे आयगार व्यवस्था ने विजयनगर साम्राज्य को और चोल साम्राज्य पर किया। इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। जब विजयनगर साम्राज्य का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन लिखना हो, ये एग्जैक्ट पॉइंट है। चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की ग्रामीण व्यवस्था का फर्क लिखना हो, विजयनगर ये एग्जैक्ट पॉइंट, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं आपको। इससे ज्यादा लिखने का स्कोप ही नहीं आएगा। 250 शब्द का हो, 150 शब्द का हो, क्योंकि ये सवाल का एक पार्ट होगा, सवाल का कंप्लीट पार्ट नहीं हुआ। इसको अगर आप सेंटेंस में फ्रेम करोगे तो ये 30-35 शब्द सेंटेंस के आसपास आ जाएगा। इसको बियॉन्ड आपको लिखने की कोई आवश्यकता मेरे ख्याल से तो नहीं आती है। इससे ज्यादा आपकी कोई जरूरत नहीं है लिखने की। देखिए, मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आते हैं मध्यकालीन भारत में सामंतवाद। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आते हैं। इसको हम शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं कि जितना आपके एग्जाम में लिखा जाए, ज्यादा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। वी आर कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन द मेंस। एक किताब है रामशरण शर्मा की, भारतीय सामंतवाद, इंडियन फ्यूडलिज्म। उसी से पढ़ के मैंने ये सारा का सारा मामला निकाल के आपके सामने रखने की कोशिश की। बड़ी अच्छी किताब है, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उसको पढ़ सकते हैं। तो मध्यकालीन भारत में सामंतवाद किस तरह से देखने को मिलता है। देखिए, जो मध्यकालीन भारत है उसमें कृषि की में गिरावट आ गई, उद्योग धंधे नष्ट हो रहे थे और समाज में सामंतवाद दिखाई पड़ रहा था। और जो रामशरण शर्मा का कहना है कि राजनीतिक जो सामंतवाद का उद्भव है एवं विकास ब्राह्मणों को दिए गए उन भूमि दानों से है जिसका जिसका पहली सदी से शुरू हुआ, फर्स्ट एडी से, जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान शुरू हुआ, वहां से हम सामंतवाद देख सकते हैं। From that point we can see the initial point of the Indian feudalism। और उन्होंने कहा जो यह आर्थिक पक्ष था, गुप्त काल के बाद शूद्रों के किसानों के रूप में परिवर्तन हुआ और जो सेमी सर्फ गुप्त काल के बाद सेमी सर्फ, गुप्त काल के बाद जो सेमी सर्फ शुरू बोलते हैं अर्ध कृषिदास, अर्ध सेमी सर्फ की हिंदी है अर्ध कृषिदास। तो गुप्त काल के बाद जो एक प्रक्रिया शुरू होती है, जो एक आर्थिक पक्ष आता है, शूद्रों से किसानों के रूप में परिवर्तन, उससे आरंभ होता है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सामंतवाद का जो विस्तार है, वह स्वरूप है, उसको देखकर 3-4 प्रश्न उठते हैं। एक, फ्यूडल वेसल्स, फ्यूडल वेसल्स को हम हिंदी में इसको कहते हैं सामंती जमींदार, सामंती जमींदार। दूसरा, मुखिया चौधरी, चीफटेन, मुखिया चौधरी।
जो चीफ्टेन थे मुखिया और चौधरी। अब जो एक फ्यूडल वेसल्स थे और चीफ्टेन थे, इनके बीच को अंतर अगर देखने की कोशिश करें तो यह समझ में आता है जो एक फ्रेगमेंटेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हो गया? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है प्रशासनिक खंडीकरण, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब विकेंद्रीकरण। इससे क्या है, इसका भूमि अनुदानों से क्या कोई संबंध था? क्या इसका भूमि अनुदानों से संबंध था? तीसरी बात कि जो यह भूमि अनुदान को प्राप्त करने वाले लोग थे, जो भूमि अनुदान के लिए, इसका प्रयोजन क्या? व्हाई, व्हाट वाज द रीजन? इसका रीजन क्या था? क्यों भूमि अनुदान दिए गए? नेक्स्ट पॉइंट, जो भूमि अनुदान अगर बिना किसी प्रयोजन के दिए गए, या अगर या किसी दिए गए, तो उसका कोई सात्विक रूप था? वॉइस रीजन। अभी 4 पॉइंट आप सामने आ गए कि जो मध्यकालीन भारत में भूमि अनुदान हो रहे थे, उस भूमि अनुदान के पीछे जो 4 इश्यूज हम आपके सामने रामशरण शर्मा ने उसको खड़ा किया हुआ है। पहला क्या इशू है? पहली बात ये क्या कहते हैं, उनका पहली बात कहना है कि जो एक नियमित जमींदार थे, जो फर्स्ट बात उठती है कि जो नियमित सामंती जमींदार थे और मुखिया और चौधरी थे, यह कैसे कार्य कर रहे थे। दूसरी बात कहते हैं कि जो ये डिसेंट्रलाइजेशन और फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, इससे भूमि अनुदानों का क्या संबंध था। तीसरा, भूमि अनुदानों के पीछे प्रयोजन क्या था। जो भूमि अनुदान दिए जा रहे थे, देने वाले या उसके किसी नजदीकी व्यक्ति के पुण्य की आशा से थे, या फिर शिक्षा। देखिए जो थर्ड पॉइंट था, भूमि अनुदान किसी आशा से थे अपने नजदीकी के, या शिक्षा के विस्तार के लिए थे। और चौथी बात कि जो भूमि अनुदान अगर बिना किसी प्रयोजन के दिए गए तो कोई सात्विक लक्ष्य था। अब इन 4 प्रश्नों को अगर हम दक्षिण भारत के भूमि अनुदानों के संबंध में देखें तो कुछ हमको जानकारी मिलती है। विजयनगर के जो विजयनगर का शासन था, भैया अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। माइक किसी का ऑन है, आप ऑफ कर दीजिए। क्या आवाज इको हो रही है और मेरा आसपास से फ्रेम ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाता है उसमें। अगर हम इसको देखें, जो नायंकार प्रणाली थी, इस प्रणाली से कोई संबंध, अगर इसको हम नायंकार प्रणाली से जोड़ देखें, अब देखिए सामंतवाद को आप नायंकार प्रणाली से जोड़ देखिए। इन 4 प्रश्नों को दिमाग में रखिए, फिर सामंतवाद को आप नायंकार प्रणाली से जोड़कर देखने की कोशिश करिए कि नायंकार प्रणाली जो थी उसका इस सामंतवाद से किस तरह का संबंध था, किस तरह से सामंतवाद नायंकार प्रणाली से विकसित हो रहा था। तब शायद आपको एक बेहतर आंसर प्राप्त हो जाएगा। सामंतवाद और नायंकार, इससे आपको आंसर निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इसको नायंकार प्रणाली के विकास से देखें तो इस प्रणाली की जो विशेषताएं हमारे सामने आती हैं, उससे ये हमको साफ दिखता है कि तत्कालीन सामाजिक आर्थिक हालातों का इससे क्या संबंध था। अगर हम उस समय के इंस्क्रिप्शंस को देखें तो उस इंस्क्रिप्शन से जो जानकारी प्राप्त होती है, उसमें जो इंडियन फ्यूडलिज्म है उसके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स दिखते हैं हमको। हमको इंडियन फ्यूडलिज्म के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं। पहली बात क्या दिखती है, जो लंबे समय से चल रहा जो गांव समुदाय था, जो कृषि और हस्तशिल्प थे जिसका जो संबंध था, और जो राजत्व से जुड़े हुए जनजातीय तत्वों को कायम रखने की प्रथा थी, जो अस्पृश्यता थी, उसका विकास हुआ। अगर इसको हम देखें
तो जो ग्राम शासन पद्धति थी उसमें असर आ रहा था, जो कृषि और हस्तशिल्प का संबंध है उसमें असर आ रहा था, और जातीय व्यवस्था में फर्क आ रहा था। अगर हम इस सामंतवादी प्रथा को ध्यान में रखकर विश्लेषित करने की कोशिश करें तो हमको कुछ सामान्य विशेषताएं दिखती हैं। पहली क्या दिखती है? जो दीर्घकाल से चले आ रहे ग्राम समुदाय थे, जो कृषि और हस्तशिल्पियों का जो संबंध था, जो राजत्व से जुड़े जनजाति तत्वों का कायम रहना था, और जात प्रथा अस्पृश्यता का विकास हो रहा था, और वर्णाश्रम व्यवस्था के ढांचे में से ही सामंतवाद का तत्व प्रौथ तो जो वर्ण व्यवस्था थी, जस्ट वन मिनट। तो जो देखिए, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक अभी आपके सामने आएगा कि यह जो विजयनगर साम्राज्य में जो हम एक नायंकार व्यवस्था थी, वह सामंतवादी व्यवस्था थी या नहीं थी। ओके, I got point. Whether in the time of Vijayanagar Samraj, these feudal characteristics were going to declare that it was a feudal state or not a feudal state. Let me see first what was the system of Vijayanagar Samraj. Then we try to assimilate in the terms of whether we should call it the feudalism or we should not call it as a feudalism. तो अगर विजयनगर काल का जो सामंत, जो एक साम्राज्य था, जो नायंकार व्यवस्था थी, अगर उसकी विशेषताओं को देखने की कोशिश करें तो पहली बात क्या है? वर्णाश्रम के ढांचे में कुछ सामंतवाद के तत्व प्रकट हुए। फर्स्ट क्या हो गया? First, in the whole system of the Varnashram Dham, the some feudal characters we are going to witness in the Nayankar system of the Vijayanagar Empire. जो उस समय का एक सामाजिक माध्यम था। जाति क्या थी? जाति उस समय का एक सामाजिक माध्यम हुआ करती थी। क्या हो गया इसको? तो जाति उस समय के सामाजिक व्यवस्था का, जो जाति की एक सामाजिक व्यवस्था का माध्यम थी, उस सामाजिक व्यवस्था के माध्यम में, तो जाति एक ऐसा सामाजिक माध्यम भी था जिसके द्वारा लोगों को पेशों का काफी समय तक निमित्त या निर्धारित किया जा सकता था। इसलिए उस समय जो गिल्ड सिस्टम विकसित हुआ, जो उस समय गिल्ड सिस्टम आया, उस गिल्ड सिस्टम ने क्या करने का प्रयास किया? यार क्या हो गया इसको?
सॉरी, कुछ काम नहीं कर रहा है। लेट्स चैट फॉर अ बिट मिनट। किसी को कोई दिक्कत आ रही है? एनी प्रॉब्लम? चलिए आज यहीं रोकते हैं, क्योंकि बोर्ड काम नहीं कर रहा है, मगर बोर्ड के पास मजा कम आता है। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा एक चीज देखते हैं। उत्तर मेरूर शिलालेख, ओपन करिए पेज 184 ऑफ द रोमला थापर। पेज 184 रोमला थापर की किताब में उत्तर मेरूर अभिलेख लिखा हुआ है। उस उत्तर मेरूर अभिलेख को आप पढ़िए। उस उत्तर मेरूर अभिलेख के साथ खास बात क्या है, अगर आप उसको पढ़ने की कोशिश करें, इफ यू रीड द उत्तर मेरूर अभिलेख ऑफ द चोल एम्पायर, देन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, आप उस समय की ग्राम शासन व्यवस्था को पाते हैं। एक खास बात और क्या है, उस उत्तर मेरूर अभिलेख को पढ़ते हैं तो राज्यसभा की संकल्पना प्राप्त होती है कि जो राज्यसभा की कल्पना थी, जो जो राज्यसभा की संकल्पना थी, उस राज्यसभा की संकल्पना को हम उत्तर मेरूर अभिलेख में प्राप्त करते हैं। उसमें खास बात क्या थी, रोटेशन का कॉन्सेप्ट था कि हर 2 साल में ग्राम सभा के सदस्यों का रोटेशन होगा और जो व्यक्ति चुना जाएगा उसको किस तरह से कार्य करना होगा। तो आप एक लिखिए पेज नंबर 184 ऑफ रोमला थापर। दूसरा पेज 297 ऑफ रोमला थापर, पेज 297। उस पेज 297 में क्या है, विजयनगर और चोल साम्राज्य के आर्थिक ढांचे के बारे में कहा गया है। उन्होंने यह कहने की कोशिश की, जो मैंने आपको बताया, विजयनगर साम्राज्य का आर्थिक ढांचा किस तरह से था। जो 297 में जो दूसरा पैरा है, उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान एकत्रित करने का ठेका देने की पद्धति भी प्रचलित थी। यह प्रथा केवल कृषि भूमि तक सीमित नहीं थी, अपितु व्यापारिक महत्व के स्थानों में भी इसका मिला जाता था, जैसे विजयनगर के नगर द्वार का समीपवर्ती क्षेत्र जहां वणिक एकत्र होते थे। अगर आप देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य में भी जमीन को नीलाम करने की प्रथा हमको प्राप्त होती है, और यही प्रथा विजयनगर साम्राज्य में थी। तो विजयनगर साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में यह हमको दिखाई देता है। तीसरा, आप पेज नंबर 177, ये कुछ ऐसे हैं जो आप बिल्कुल याद रखिएगा। पेज 177, पेज 177 का जो लास्ट 4 लाइन है, पेज नहीं, नॉट 177, सॉरी, वन मिनट, पेज 199, पेज 194 लाइन है, जहां पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच कंपैरिजन किया गया है। वो 4 लाइन क्या है, इन शताब्दियों में प्रगति का नेतृत्व भारत के दक्षिण भाग ने किया। उत्तरी भारत संकोची और रूढ़वादी हो गया था, और दक्षिण भारत में ही नए विचारों तथा प्रयोगों, चाहे वह स्थानीय नागरिक उत्तरदायित्व का विकास हो, शंकराचार्य रामानुज का दर्शन हो, अथवा तमिल तथा महाराष्ट्रीय शिल्पियों के नेतृत्व में भक्त संप्रदाय के सामाजिक धार्मिक प्रयोग हों, अथवा एक और अधिक मूल स्तर पर अरब व्यापारियों का स्वागत करना और दूसरी ओर दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करना हो, का जन्म हुआ। जब उत्तर गतिहीन था, दक्षिण प्रगति कर रहा था। जैसे ही आपको नॉर्थ और साउथ के बीच किसी तरह का कंपैरिजन आपको दिखे, आप इसको वहां लिख लें। गॉट इट? ये इतने इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको किताबों में मिल जाते हैं। इसको आप कहीं लिख लें, इसको लिखना ही लिखना है जहां भी मौका मिले। इसको छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। पेज नंबर 300, पुर्तगाली से विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण संबंध। पेज नंबर 303, सेकेंड पैरा, प्रायद्वीप के इतिहास में विजयनगर का महत्व इसलिए है कि इसने एक ऐसे ढांचे के विकास को प्रोत्साहन दिया जिसका जन्म यद्यपि स्वतंत्र रूप से हुआ था, किंतु जो मोटे तौर पर उत्तरी भारत के ढांचे से मिलता था। यह सादृश्य जानबूझकर किए गए प्रयत्नों का परिणाम नहीं था, और न ही ऐसा होना पूर्णतः आकस्मिक था। ऐसा इसलिए हुआ
कि उत्तर और दक्षिण दोनों में एक सी सामंती पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ। पेज नंबर 302 लास्ट पैरा। यह गत्यारोध का काल क्यों था? सांस्कृतिक एवं बौद्धिक दृष्टि से दक्षिण भारत में विजयनगर के लिए गत्यारोध का काल था। व्यापार और भूमि से खूब धन प्राप्त हुआ और ऊंचे वर्गों के लोगों का जीवन यदि विलासतापूर्ण नहीं था तो सुखी अवस्था। इस्लाम का आत्मसातीकरण प्रचंड रूप से होता रहा और तथाकथित हिंदू पुनरुत्थान के फलस्वरूप कोई बौद्धिक अथवा अन्य प्रकार के नाटकीय संघर्ष नहीं हुए। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए कोई सचेतन प्रयास हुआ था, यह बात अत्यंत विवादास्पद है। कि हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए विजयनगर साम्राज्य ने कोई प्रयास किया था, यह पूरी तरह से विवादों के बीच में है। यह ऐसी लाइनें हैं जो आप कहीं लिख के रख डालिए। ये इंग्लिश में भी, हिंदी में है। मैं इंग्लिश की किताब मेरे पास में नहीं है, मैं आपको कल इंग्लिश का भी एग्जैक्ट आपको दे दूंगा कहां से आपको उसको लिखना होगा। यह 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण आयाम है विजयनगर साम्राज्य और चोल काल को लेके, जो आपके लिए बड़ी आसानी कर देते हैं इन चीजों को समझने और देखने के लिए। अगर हम दक्षिण भारत में मंदिरों की भूमिका को समझने की कोशिश करें कि दक्षिण भारत में मंदिरों की भूमिका किस तरह की थी, तो शायद एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट प्राप्त हो जाएगा कि दक्षिण भारत किस तरह से मंदिरों के विकास को लेकर आगे आगे बढ़ता गया। तो दक्षिण भारत के साथ हुआ क्या? दक्षिण भारत ने जो आर्थिक विकास किया, दक्षिण भारत में जो आर्थिक विकास होता रहा, उस आर्थिक विकास में मंदिर ने किस तरह योगदान किया। तो दक्षिण भारत की जो आर्थिक व्यवस्था की प्रधानता थी, वह प्रधानता बनी रही और कृषक वर्ग था और राज्य को कई प्रकार के कर देता रहा और उन कर को प्राप्त करने से राज्य की आय में एक महत्वपूर्ण स्रोत जुड़ता रहा। जो भूमि दान की प्रथा थी, उससे फायदा क्या हुआ? जब मंदिरों को भूमि दान दिया गया तो मंदिरों ने कृषि के लिए नई भूमि के विकास के कार्य को प्रोत्साहन या बढ़ाना शुरू किया। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ? when you are giving land to the temples has started increasing the lands for the cultivable purposes। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? दक्षिण भारत में मंदिरों को जमीन देने से कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ, उससे अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्राप्त होने लगी। लेकिन जो सामंती प्रवृत्तियां थी मंदिरों की, जो दक्षिण भारत की सामंती प्रवृत्तियां थी, उसके कारण क्या हुआ? लोगों पर करों का बोझ बढ़ता रहा और दक्षिण भारत में जो सार्वजनिक संस्थाएं थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिंचाई योग्य भूमि का विस्तार किया और सिंचाई की सुविधाओं को भी बढ़ाने की कोशिश की। चोल शासकों ने जो तंजावुर में कावेरी पर बांध बनाया, उससे सिंचाई का एक व्यापक असर हुआ और एक अत्यंत विशाल उन्होंने बांध का निर्माण किया। अब जो नगरों का विकास हुआ उस समय, उससे संपन्नता हुई, उसमें राजा और महाराजाओं के अतिरिक्त व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब आप देखिए व्यापारियों की भूमिका क्या हो रही है। जो दक्षिण भारत का विकास हो रहा था, उस विकास में राजा और महाराजा ही सीमित नहीं थे। अब इसको आप कल के मेरे लेक्चर से देखिए। राइट टू सिटी, हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि वह सिटी का विकास करे। राजा के शासन पर ही आप मात्र केंद्रित न रहें। हर व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझे और हर व्यक्ति इसके लिए कार्य करे कैसे वह अपने शहर का विकास कर सकता है। इसी तरह से दक्षिण भारत में राजा महाराजाओं के साथ साथ वहां की जो व्यापारिक वर्ग थे, उन व्यापारिक वर्ग ने नगरों के विकास और संपन्नता में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण किया और उसके कारण हुआ क्या? बड़े नगरों का विकास भी हुआ और बड़े व्यापारिक संस्थानों और व्यापारिक केंद्रों का विकास हुआ। और व्यापारिक वर्ग जब विकसित हुआ तो अपनी स्वेच्छा से मंदिरों को दान दे रहा था और अपनी स्वेच्छा से मंदिरों को धार्मिक अनुदान प्रदान हो रहा था। इससे क्या हो रहा था? इससे एक मंदिर की अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था और मंदिर की अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ मंदिर एक साहूकार के रूप में काम करने लगा और मंदिर लोगों को ऋण भी देने लगा और मंदिर व्यापारिक गतिविधियों में भी इन्वॉल्व होने लगा। तो उत्तर भारत के भांति जो दक्षिण के जो व्यापारी थे,
वह भी एक गिल्ड में, श्रेणियों में अपने आप को बनने लग गए। और उससे एक बड़ा फायदा क्या हो रहा था, व्यापारिक जो श्रेणियां थी, संघों थी, उनके लिए ग्रामीण सभाएं आर्थिक आधार प्रदान कर रही थी। नाउ यू ट्राई टू समराइज द होल लेक्चर फॉर योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि हाउ यू सी द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे हम इसको आगे समझने की कोशिश करें। एक, चोल काल और विजयनगर एम्पायर के राजनीतिक आर्थिक विकास में उनके पहले के शासकों का क्या क्या योगदान है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो दक्षिण भारत का विकास हो रहा था, जो दक्षिण भारत का एक राजनीतिक शक्ति बन रही थी, उस राजनीतिक शक्ति का उत्तर भारत से किस तरह से तुलना हम कर सकते हैं, उसके तुलनात्मक अध्ययन उत्तर भारत से क्या किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, कि जो दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था है, उस दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था में किसका किसका योगदान था। एक पॉइंट है जो हम मुझको ब्लैक बोर्ड से उसके बारे में मजा नहीं आएगा, दक्षिण भारत की वैदेशिक नीति, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द चोला एम्पायर, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर के का जो एक फॉरेन ट्रेड था, जो साउथ का फॉरेन ट्रेड था, वो साउथ का फॉरेन ट्रेड किस तरह से मदद कर रहा था हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, और जो आयात निर्यात के बीच संबंध था, आयात सरप्लस था या निर्यात सरप्लस था, और अगर निर्यात सरप्लस था, उसके पीछे होने का कारण क्या था। नाउ यू मे आस्क एनी क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चन इफ वांट टू आस्क एनीथिंग। बोले कोई सवाल। कोई सवाल नहीं है। अरे वाह, इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग, देयर इज नो किसी का कोई सवाल नहीं है। ओके ओके, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करें, आदित्य तिवारी, विच क्वेश्चन वांट टू रिपीट। देखिए, अगर हम इस लेक्चर को एक समराइज फॉर्म में बताने की कोशिश करें कि आपको मीन्स में कैसे कैसे काम आएगा, एक, आपको फ्यूडलिज्म समझने में आसानी हो गई, एक चोल काल की जो ग्राम व्यवस्था थी, और जो विजयनगर काल की ग्राम व्यवस्था में फर्क क्या था। अब चोल काल की ग्रामीण व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य के समय में समाप्त हो रही थी, विजयनगर साम्राज्य के समय में वह व्यवस्था थी चोल काल में थी। अगर हम मौर्य और चोल के बीच के संबंधों को समझने की कोशिश करें, मौर्य, गुप्त, चोल, हम तीन एक और समझते हैं। यस यस यस, रोहित से उसके लिए पहले चोल एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब हम आएंगे। यस, उसे चोल करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम मौर्य, गुप्त और चोल तीनों को देखें, मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत साम्राज्य था। वह साम्राज्य की छोटी छोटी घटनाओं में हस्तक्षेप करना चाहता था। गुप्त साम्राज्य अपने प्रांतीय गवर्नरों, मातहतों के हाथ में राज्य की काम धाम छोड़ देते थे, वह बहुत बड़ी बड़ी चीजों पर ही ध्यान देते थे। चोल साम्राज्य में जो शासक थे, वह ग्रामीण प्रशासन में एक ऑब्जर्वर की भूमिका निभाते थे। वह एक अधिकारी नहीं, ऑब्जर्वर की भूमिका निभाते थे, और उनके हस्तक्षेप की भूमिका बहुत कम हुआ करती थी। अब इसको काउंट करें कितने वर्ड्स हुए। जैसे ही आपके हाथ में आता है कि किसी दो साम्राज्य की प्रशासन प्रणाली की तुलना करिए, वहीं आपके वो अगर तुलना कराया तो मौर्य, गुप्त, विजयनगर, चोल, चार महत्वपूर्ण है मिडिल इंडिया तक। अगर ये एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट सवाल आता है यहां तक, तो अगर आप इसको, यही आप चार लाइन लिखिए, मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत साम्राज्य था। वह साम्राज्य की छोटी छोटी घटनाओं में हस्तक्षेप करना चाहता था। पॉइंट नंबर 2,
विजयनगर साम्राज्य, सॉरी, गुप्त साम्राज्य अपने महत्वों के सहारे, अपने सबऑर्डिनेट के सहारे चला जाना साम्राज्य था। वह साम्राज्य के चीजों का देखभाल करते थे, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के हाथ में सारी चीज छोड़ देते थे। चोल साम्राज्य के ग्रामीण प्रशासन में अधिकारी एक प्रेक्षक, ऑब्जर्वर की भूमिका अदा करते थे। सारे फैसले ग्राम प्रशासन लिया करती थी। विजयनगर साम्राज्य में ग्राम प्रशासन समाप्त हो रहा था, आयंगार व्यवस्था अस्तित्व में आ गई थी। 12 अधिकारियों का समूह प्रशासन चलाता था, जो आनुवंशिक हो चुका था, जिसको बेचा खरीदा सकता था। अब इसको काउंट करिए कितने शब्द आया, अमून 40-50 शब्द आएंगे। ये 40-50 शब्द इतना बड़ा इंपैक्ट एग्जामिनर पे डालेगा कि उसको एहसास हो जाएगा कि इसको काफी समझ है उस काल की व्यवस्था की। अगर कोई और सवाल नहीं है तो वी कैन क्लोज द डे फॉर इट एंड विल सी टुमारो। तब तक शायद मेरा ये ठीक हो जाए। आई एम सॉरी, ये बोर्ड काम नहीं कर पाया। टेक केयर, गुड डे।